ईरानी वो एक अच्छी कलाकार हैं, उनकी मैं बधाई देती हूँ और अच्छी अदाकार है, उनको वही काम अच्छा लगता है, वही करना चाहिए था। राजनीति उन महिला के लिए खाऊंगा ना खाने दूंगा। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार 7 घोटाले सबके सामने, अडानी पर वो दोष विश्वास नहीं, वो जनता तय करेगी, वो जनता तय करेगी, वो देश के प्रधानमंत्री तय नहीं करेगी। वो 40 करोड़ की जनसंख्या पसंद कर रही है, कोई पसंद नहीं कर रहा है। युवाओं पर बुलडोजर चलाने का जिस तरीके से काम किया है, कहा है कि पकोड़े तल लीजिए रोजगार के नाम पर, अब वो पकोड़े का तेल भी महंगा हो गया। देखिए ये सरकार जो है लगातार ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करती आ रही है, और सीबीआई और जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग, जब से हमने ये इंडिया अलायंस बनाया है, भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद उड़ गई है। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना। इंडिया जो गठबंधन नया बना है उसमें पहले ही 2024 से पहले ही टूटता हुआ नज़र आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि अलका लांबा ने अलायंस के ऊपर आप पार्टी पर एक बयान दिया है, और कांग्रेस इससे पल्ला झाड़ती हुई नज़र आ रही है। कह रही कि अलका लांबा जी का वो निजी बयान है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे साथ कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन डॉक्टर टीना करमवीर जी, सीधा उनसे बातचीत करेंगे कि उनका इस बयान को लेकर क्या कहना है। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। अलका लांबा जी एक बयान दे रही है, क्या इंडिया गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है इससे? देखिए एक बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, इंडिया अलायंस बहुत मजबूत है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जब से हमने ये इंडिया अलायंस बनाया है, भारतीय जनता पार्टी की रातों की नींद उड़ गई है। और लगातार देखिए जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री, जिनसे हम उम्मीद नहीं करते कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो कि व्याकरण में भी नहीं है, वो लगातार बार बार इंडिया अलायंस को घमंडिया और न जाने क्या क्या बोल रहे हैं, जबकि आज से आज तक हमने कभी एनडीए के बारे में एक अपशब्द नहीं कहा। ये हम लोगों के संस्कार दिखते हैं, और ये बीजेपी के संस्कार दिखते हैं कि किस भाषा का वो लगातार हम लोगों का जब से इंडिया अलायंस बना है दुष्प्रचार करती आ रही है। अब मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ कि जिस प्रकार आपने पूछा, अलका लांबा जी ने जो कहा, देखिए ये मीडिया में एक तरीके से परसेप्शन, एक वो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस को एक वो टूटता हुआ दिखाना चाहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया अलायंस बहुत मजबूत है, बहुत मजबूती के साथ सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कहें कि हमारे अधिकृत जो हैं दीपक बाबरिया साहब ने आकर कहा भी है कि हम इस बात का खंडन करते हैं, और दूसरी बात, हम लोगों का जो अलायंस है वो पूरी तरीके मजबूत है, उसमें कोई कमी नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली से कांग्रेस अकेली लड़ रही है 2024 के लिए। देखिए जो अभी तो मीटिंग होगी मुंबई में, जब मीटिंग होगी उसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से आगे की रणनीति रहेगी हम लोगों की। लेकिन मैं ये बात स्पष्ट कर देती हूँ कि जिस प्रकार से जबरदस्ती एक तरीके का एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। कौन बना रहा है? देखिए नैरेटिव सब जिस तरीके से मैं कह रही हूँ बार बार कि एनडीए भारतीय जनता पार्टी, जब से हमने मीटिंग रखी तो इन लोगों ने भी मीटिंग रखी, इससे पहले के सोए हुए थे। और पिछले 9 साल में आप मुझे बता दीजिए एक भी ऐसी मीटिंग की हो जो एनडीए के द्वारा की गई हो? कोई मीटिंग नहीं की। लेकिन जिस तरीके से इंडिया अलायंस की जिस तरीके से मजबूती दिख रही है, तो इन लोगों के यहाँ एक तरीके से इनके तो पैरों तले जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। तो गुलाम नबी आज़ाद कह रहे हैं, इस्लाम पर बात कर रहे हैं कि हिंदू जो धर्म है वो इस्लाम से पहले का धर्म है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए इस पे मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि देखिए गुलाम साहब जो है, नवाब साहब, गुलाम साहब, आज़ाद साहब जो है वो खुद गुलाम है जिसे हम कहें। अब वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, उस पर हम लोगों को टिक्का टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो जितना फ़ायदा कांग्रेस से लेना था ले चुके हैं, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। मल्लिकार्जुन जी का एक बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी के नेता हैं वो डरे हुए और उन पर केस दर्ज कराए जाते हैं बीजेपी की तरफ से। कहीं ना कहीं उनके मन में जो है डर रहता है। तो आपको कैसे देख रही हैं? देखिए ये सरकार जो है लगातार ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करती आ रही है, और सीबीआई और जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार किया है, ऐसा कभी कहीं नहीं देखने को मिलेगा। इन लोगों के यहाँ जिस तरीके से, देखिए मंत्री जो है मीनाक्षी लेखी संसद के अंदर ऐसे धमकाने के लिए धमकी दे रही हैं कि तुम्हारे घर ईडी पहुंच जाएगी। आप देखिए कि संसद में जब इस तरीके का माहौल है, तो बाहर भी वो इसी प्रकार से ये अपना कार्य कर रही हैं। अच्छा, 2024 के लिए आपकी रणनीति क्या रहेगी? देखिए रणनीति कुछ इस प्रकार है कि 2024 में हम लोग, क्योंकि रणनीति जो है इंडिया अलायंस जो है 140 करोड़ लोगों की आवाज़ है, वो 140 करोड़ लोगों की आवाज़, और वो जो रणनीति हम लोगों की है, युवाओं के जो बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई पर हम लोगों का मुद्दा रहेगा, और इसी मुद्दे पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बेरोजगार हो रहे हैं, सरकार दे तो रही है 2 करोड़ रोजगार। देखिए रोजगार अगर होते तो इस तरीके से लगातार जो है, आप हरियाणा से आती हूँ, डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पर लगातार धरना दे रहे हैं युवा।
आप हरियाणा की नहीं, जिस प्रदेश, कहीं भी प्रदेश, पूरे देश के अंदर देख लीजिए, रोजगार के नाम पे इन्होंने सिर्फ ये विपक्ष की साजिश है। नहीं, कोई साजिश नहीं, इन्होंने कहा पकोड़े तल लीजिए रोजगार के नाम पर। अब वो पकोड़े का तेल भी महंगा हो गया है, तो युवा जो है वो पकोड़े के तेल भी कैसे तलेंगे? सवाल यहाँ पर ये है, महंगाई टमाटर से लेकर हर किसी GST लगा दिया है, दूध दही सब पर। तो बताइए, महंगाई इस कदर बढ़ रही है, रोजगार है नहीं, तो साफ दिख रहा है। तो विपक्ष के लिए टमाटर का मुद्दा रहेगा क्या 2024 में? बिल्कुल, यहाँ इस समय जो है हर एक व्यक्ति का मुद्दा रहेगा। किसान वर्ग के ऊपर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लाठी मारने का जो काम किया है, चाहे रोजगार को युवाओं पर बुलडोजर चलाने का जिस तरीके से काम किया है, या हम जिस महिला को लेकर कहें, जिस तरीके से मणिपुर में हमने देखा किस प्रकार मोदी जी को संसद में लाया गया एक तरीके से। अगर अविश्वास प्रस्ताव हम लोग नहीं लाते तो वो शायद आकर बोलते भी नहीं, और जैसे ही हम संसद जो है वॉकआउट करते हैं तब जीत भी तो नहीं पाए ना आप। नहीं, जीतने और हारने का सवाल ही नहीं है। डेमोक्रेसी में जीत और हार का सवाल नहीं था। हमने तो पहले कहा था कि नंबर का सवाल, हमारे पास नंबर की कमी है, हम पहले भी स्वीकार करते हैं। लेकिन हम लोगों का ये था कि हम अपनी सरकार की जवाबदेही थी, सरकार को आकर प्रदेश के प्रधानमंत्री को 2 शब्द बोलने चाहिए थे। क्योंकि जब वो ये कहते हैं कि भाई मैं इस प्रधान सेवक हूँ मैं, तो प्रधान सेवक की जिम्मेदारी है कि मणिपुर पर आकर बोले तो है 36 सेकंड नहीं, 36 सेकंड बोलने से संसद में आके बोले। देखिए, हमारी सरकार थी तो निर्भया कांड हुआ। हमारी सरकार में देश के जो प्रधानमंत्री रहे, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उन्होंने माफ़ी मांगी। क्या वर्तमान प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी? उन्होंने ये भी कहा मनमोहन सिंह ने कि मेरे घर में भी बेटियां हैं और मैं इस बात के लेकर बहुत दुखित हूँ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, जो वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 शब्द माफ़ी के नहीं मांगे, और बेटियाँ उन पर कैसे विश्वास करें, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से हम लोग ये भी सोच रहे थे कि लाल किले की प्राचीर पर जब वो भाषण दे रहे थे तो हमें उम्मीद थी, देश की बेटियां इंतजार कर रही थी वो माफी मांगेंगे, पर उन्होंने माफी नहीं मांगी। कह रहा है कि विपक्ष जो है बौखलाया हुआ है। नहीं, विपक्ष बौखलाया हुआ नहीं है। हम क्या साफ तौर पे कह रहे हैं, एनडीए बौखलाया हुआ है, क्योंकि उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। एनडीए कैसे बौखलाया? प्रधानमंत्री तो लाल किले की प्राचीर से कह देते हैं 2024 में फिर से तिरंगा लहराऊंगा। देखिए, यही उनका घमंड है। जिस प्रकार आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा जिसने लाल किले की प्राचीर से ये कहा हो कि मैं चुनाव जीतने जा रहा हूँ। इतना घमंड, अहंकार, धूर्त, जो इतना झूठ बोलते हैं। नहीं, विश्वास नहीं होता। वो जनता तय करेगी, वो जनता तय करेगी, वो देश के प्रधानमंत्री तय नहीं करेगी। वो 40 करोड़ की जनसंख्या पसंद कर रही है, कोई पसंद नहीं कर रहा है। वो अपनी तरफ से वो खुद इतने मीठे, मतलब ऐसा खुद अपने लिए प्रचार कर रहे हैं एक तरीके से, जबकि देश की जनता जो है उनका रोजगार के लिए इंतजार कर रही है कि वो आकर, उनके पास 1 दशक के करीब उनकी सरकार रही, क्या उन्होंने युवाओं को रोजगार दिए? सवाल है। और बेरोजगारी किस कदर है, महंगाई इस कदर बढ़ रही है, लेकिन उस पर वो बोलते नहीं है। बेटियों की सुरक्षा के लिए आए थे वो सरकार में, न खाऊंगा न खाने दूंगा। CAG की रिपोर्ट के अनुसार 7 घोटाले सबके सामने, अडानी पर वो दो शब्द नहीं बोलते। तो सरकार ये भ्रष्टाचारी सरकार है, घोटालों की सरकार, भ्रष्टाचारी विपक्ष है, उस पर शिकंजा कस रहे हैं। देखिए, हम भ्रष्टाचारी कैसे हो गए? अगर हम भ्रष्टाचारी होते तो इनके पास 9 साल थे, इन्होंने जेल में डालने चाहिए थे, जेल में बंद करने चाहिए थे। क्यों रहना अभी डाला? मनीष सिसोदिया को डाल रखा है। नहीं, आप बताइए, जिस पे अजीत पवार पर 7,000 करोड़ का घोटाले का नाम लेते हैं, 3 दिन बाद उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। नारायण राणे से लेकर कितने ऐसे लोग हैं जो लगातार घोटालों में सामने आए, लेकिन उनके ऊपर, हेमंत विश्व शर्मा, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो लगातार जो है इस तरीके से झूठ बोला गया है। घोटाले तो आपने भी करे हैं ना अपनी सरकार में। देखिए, हमारे कोई घोटाले नहीं, कोई सिद्धुआ, कोई घोटाला, ये जानबूझ के इन्होंने। स्मृति ईरानी कह रही है आपका इतिहास पूरा खून से सना हुआ है। स्मृति ईरानी वो एक अच्छी कलाकार हैं, उनकी मैं बधाई देती हूँ, और अच्छी अदाकारा है। उनको वही काम अच्छा लगता है, वही करना चाहिए था। राजनीति उन महिला के लिए नहीं है। राजनीति, अगर वो आई हैं सरकार में तो उनको बेटियों की सुरक्षा को लेकर, अपनी बेटी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन जब मणिपुर की बेटियों की बारी आई और जिस तरीके से राहुल गांधी क्या कर रहे हैं संसद में, फ्लाइंग किस कर रहे हैं वो तो महिलाओं को देखिए, ये भी एक जानबूझ के बनाया गया नैरेटिव था। कहाँ वीडियो बताइए, कहाँ उन्होंने फ्लाइंग किस किया? जानबूझकर दिखाया गया है ये इस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने कहा कि देश में पूरे केरोसिन छिड़क दिया गया है, और केरोसिन छिड़कने की ये जिम्मेदारी किसने छिड़का? नफरत की राजनीति किसने शुरू की? नफरत की राजनीति एनडीए सरकार, मोदी जी ने शुरुआत करी है इस राजनीति के लिए। तो जो जी डिबेट है मेरी। ओके। तो बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपने सुना, ये कांग्रेस की महिला स्पोक्स पर्सन है जिन्होंने वक्तव्य को बड़ी बेबाकी से रखा। आपने सुना किस तरीके से उन्होंने अपने विपक्ष को बचाते हुए कहा कि इंडिया एक मजबूत पार्टी निखर कर आएगी और 2024 में भी हम सत्ता में आने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।